एमेंसलिज्म होगा, ये किस तरीके का इंटरेक्शन है? इट इज अ नेगेटिव इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन और न्यूट्रल इंटरेक्शन। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक स्पीशीज क्या होगी, है एक स्पीशीज हमारी हार्म हो रही है और दूसरी स्पीशीज को ना हार्म है ना बेनिफिट है ना? मतलब स्पीशीज एक तो हार्म हो रही है और दूसरी वाली ना, नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड, नॉर बेनिफिटेड। तो ये इसके एग्जाम्पल्स मेन है। देखो ये तो आपको पता चल गया कि इनके बीच में ये जो इंटरेक्शन है ये डेट्रीमेंटल है। तो एग्जाम्पल मेन जो ज्यादा पूछे जाएंगे दैट इज द एग्जाम्पल पार्ट। तो सबसे सबसे पहला इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका, जिसे कहा जाता है, एक आपका वॉलनट है, ठीक है, वॉलनट ट्री होता है। तो ये जो वॉलनट ट्री क्या करता है, जैसे ये एक ट्री है वॉलनट का, बहुत बड़ा सा ट्री बना रहा हूं मैं, बड़ा सा, ठीक है। तो इसकी जो रूट्स वाला पार्ट है वो एक कंपाउंड रिलीज करता है जिसे कहते हैं हम लोग जगलॉन, जगलॉन। तो ये जो जगलॉन है ये क्या करता है, जो भी एक स्पेसिफिक एरिया है, ये एक स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है, इस सब में क्या है, जगलॉन फैला हुआ है। तो जहां जहां जगलॉन फैला हुआ है वहां वहां कोई भी अदर प्लांट या हर्बेशियस प्लांट या कोई भी एक्स्ट्रा, मतलब आपके ग्रासेस कोई नहीं वहां पे ग्रो कर सकता। मतलब वो हार्म होते हैं, वो इस जगलॉन से अफेक्टेड होते हैं। एक तरीके से आप इसे समझ लीजिए कि जगलॉन जैसे एंटीबायोटिक होती है ना, एंटीबायोटिक ग्रोथ को इनहिबिट करती है बैक्टीरिया की, ऐसे ही आप इसको बहुत बड़ा सा वो समझ लीजिए, ये एक फंगस है और ये जगलॉन नाम से एंटीबायोटिक रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से ग्रासेस को आप बैक्टीरिया समझ लीजिए। तो ग्रासेस क्या है, इसके आसपास ग्रो नहीं कर सकती हैं, ग्रासेस को अगर ग्रो करना है तो वो थोड़ा दूर ग्रो करती हैं इससे। तो ये जो जगलॉन है इसने रिलीज किया। अब हालांकि कोई ग्रासेस से इसको कोई ना, कोई ऐसा थोड़ी था कि इसको नुकसान होता है इस प्लांट को, इस ट्री को, वॉलनट ट्री को। इसे ब्लैक वॉलनट ट्री कहते हैं, ब्लैक वॉलनट ट्री। तो ये जगलॉन इसने रिलीज किया, इससे क्या होगा, जो ग्रासेस हैं और जो हर्ब प्लांट्स हैं ये सब हार्म होते हैं, दे आर हार्म्ड। और जगलॉन जो जिसने रिलीज किया है वॉलनट, ये न्यूट्रल है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। गॉट इट? तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम लोग अमेंसलिज्म कहते हैं। सिमिलरली एक और हमारा इंटरेक्शन है बिटवीन द फंजाई एंड आपका दूसरा है बैक्टीरिया। इसे हम लोग एंटीबायोसिस कहते हैं, इट इज कॉल्ड एंटीबायोसिस। यहाँ पे क्या होता है कि आप फंजाई को ग्रो करेंगे तो फंजाई क्या करती है, एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल बनाता है और ये एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इट विल इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे फंजाई को ना तो बेनिफिट ना और हार्म है, लेकिन बैक्टीरिया तो बेचारा हार्म हो रहा है, बैक्टीरिया हार्म्ड हो रहा है। तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन है इसे हम लोग एमेंसलिज्म कहते हैं। गॉट इट? गुड इवनिंग सर, मेरा बार बार रिकनेक्ट हो रहा है नेट इशू की वजह से, इसलिए मैं लीव कर रही हूँ। ठीक है बेटा आनंदिता, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। ओके ये
परिणीति सक्सेना नाम से कौन एंटर कराया आज? यश है या फिर आशी है? कौन है भाई? परिणीति के नाम से आप बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। यश है या आशी है? सर मैं वापस नेम चेंज कर देती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना मुझे। अरे मैं मतलब हाँ मुझे पता तो चले कौन है। अच्छा, अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए आप कैसी हैं और आपके स्कूल में क्या रिकॉर्ड चल रहा है, कैसा चल रहा है सब कुछ? सर अभी तो मेरे टर्म 1 स्टार्ट है 25 से। टर्म 1 मतलब हाफ ईयरली आपके स्टार्ट हो रहे हैं? हाँ 25 से स्टार्ट है। अच्छा, बाकी तो सर और यूटी वूटी आपके स्कूल में हुए? नहीं सर, यूटी तो नहीं लिए, मतलब नॉर्मल क्लास टेस्ट लिए थे बस। क्या परफॉर्मेंस रही, उसका रिजल्ट बताया उन्होंने? नहीं सर, रिजल्ट्स वो अपने पास ही रख रहे हैं, कुछ बताया नहीं, गूगल फॉर्म पे ही लिए थे। ओके 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 ओके। बस sir। चलिए टर्म 1 में देखते हैं क्या परफॉर्मेंस, क्या झंडे गाड़ेंगे। अभी आप लोग के मैं बता रहा हूँ वो करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे ही ये सिलेबस खत्म होगा हमारा, खत्म हो जाएगा, लाइक एक चैप्टर है तो जो भी क्लासेस लगे उसमें 5-6, उसमें खत्म हो जाएगा वो चैप्टर हमारा। और उसके बाद मैं आप लोगों के ना वो रिटर्न सब्जेक्टिव टेस्ट चालू करने वाला हूँ। फिर पर डे का टारगेट होगा आपका कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर। और एक वीक में एक डाउट सेशन रखा करूंगा कि आज डाउट सेशन है, आज आप लोग अपने क्वेश्चन या क्वेश्चनायर जो भी प्रीवियस आपको समझ में नहीं आए हैं वो पूछ सकते हैं। और साथ साथ में पैरेलली आप लोग टेस्ट देंगे, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो तो बाद में टेस्ट देंगे ही देंगे, उनको वो किया जाएगा। चैप्टर 2 से मैं शुरू करूंगा दोबारा। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं कि मतलब यू वांट टू रिवाइज द सिलेबस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मतलब आपका रिवीजन चलेगा, और ये रिवीजन चलेगा कब तक? ये चलेगा आपका दिसंबर तक, और टेस्ट भी पैरेलली चलेंगे। तो टेस्ट और रिवीजन ये सारी चलेंगे, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा अब ना मुश्किल हो पा रहा है इस टाइम पे एट दिस पॉइंट, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब आप कहोगे सर वर्कलोड कहाँ बढ़ा लिया? तो स्कूल का भी काम ज्यादा हो चुका है, 11th के बैचेस ड्रॉपर भी आ गए हैं अब, ठीक है, और होम ट्यूशंस भी हैं। तो लाइक बहुत टाइम मतलब बचता नहीं है। मतलब अगर मेरे को, आप विश्वास मानेंगे, अगर मुझे दिन में 1 घंटे रेस्ट करना है तो मुझे एक क्लास छोड़नी है, तो वो तो मैं रेस्ट कर पाता हूँ, नहीं तो मैं रेस्ट नहीं कर सकता, इतना ज्यादा वर्कलोड है मेरे साथ। अगर मुझे अपनी बियर्ड्स को जो है ना शेव कराना है, शेव तो मैं कराता नहीं हूँ, मतलब अगर मेरे को कभी जाना है बार्बर के पास बाल वाल कटाने के लिए, तो मुझे ना 1-2 क्लास को स्किप करके जाना पड़ता है। ये वाला हाल है मेरा इस टाइम, क्योंकि अब एकदम बढ़ेगा काम, तो बढ़ेगा बिकॉज एग्जाम आने वाले बच्चों के, और जो लोग बहुत दिन से ऐसे ना छिपे रेशम बैठे हुए हैं तो वो लोग आएंगे पढ़ने के लिए। तो इसलिए वर्कलोड थोड़ा सा रहेगा, तो इसलिए मेरे को ये रहेगा कि 6 डेज क्लासेस तो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि 3 दिन मैं रेगुलर लूँ और 3 दिन ऐसे पढ़ाऊँ। तो यही रहेगा कि 3 दिन क्लासेस भी पढ़ाऊंगा, और उन्हीं 3 दिनों में मैं टेस्ट भी लिया करूंगा, जो आपके डेली का बताया जाएगा। कि जैसे आज सपोज करो चैप्टर नंबर 2 करा दिया, तो चैप्टर नंबर 2 करा दिया तो ठीक है, आप रिवाइज करिए एक दिन, और उसके बाद आप मेरे को सब्जेक्टिव में टेस्ट बनाऊंगा। फिर पहले तो ये शुरुआत होगी एक एक चैप्टर से, फिर उसके बाद 2 चैप्टर 3 चैप्टर या एक यूनिट का एक कंबाइंड टेस्ट, और फिर फाइनली आधा आधा सिलेबस करके टेस्ट होगा। और फिर फाइनली जब जनवरी आ जाएगी तो अब आपको दूंगा फिर मैं पूरा कंप्लीट पेपर, मतलब पूरे सिलेबस का, ताकि जब आपकी सही से बिल्कुल बेस्ट तैयारी हो जाएगी जब आपके अपने लेवल पे, तो आप उसको तैयार करके तब जो है पता चलेगा कि हाँ आप 70 में से कितने मार्क्स लाने वाले हैं। चेकिंग मुझे वही करनी है, तरीका वही रहेगा जो चलता आ रहा है। बस थोड़ा सा तरीके से भेजिएगा भाई, मेरे को थोड़ी मुश्किल होती है चेक करने में, क्योंकि आप भेज देते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे ही भेज देते हैं भाई। उसमें क्या होता है कि प्रिंट जब निकलता है ना, वो प्रिंट निकल के वो ब्लैक ब्लैक इंक जो आती है उसके ऊपर पेन ही नहीं चलता, तो अब चेक कैसे करूं, फिर मैं उसको टोटलिंग कैसे करूं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो थोड़ा सा क्लियर प्रिंट लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये तो रहा आपका एमेंसुलिज्म। और आपकी एक और बात बता देता हूँ, ये चैप्टर लाइक एक ही चैप्टर रह रहा है, उसके बाद मैं रिवीजन चालू करने वाला हूँ। वैसे कोशिश करूंगा कि मैं ये चैप्टर नंबर 3 से फिर से चालू कर दूंगा, अभी एक आध वीडियो बना के चैप्टर नंबर 3 से चालू करने वाला हूँ, चैप्टर 3 या 2 से, जो से जिस भी चैप्टर से बच्चे बोलेंगे। और आप लोग भी रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोग के लिए भी वो रहेगा इक्वली।
ऐसा नहीं है कि केवल आपके लिए इनके लिए है, इनकी क्या नाम है, जो नए स्टूडेंट है, आप लोग भी हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के भाई। चैप्टर के क्वेश्चंस निकाल लीजिए आप लोग और मुझे थोड़ा थोड़ा बता दीजिए अपने कहाँ तक आपने इस चैप्टर को समझा है और कितना सीखा है इस चैप्टर के बारे में। हाँ जी, क्वेश्चन हम ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट से। गिव एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट एंटर डायपॉज एंड व्हाई। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डायपॉज में एंटर करते हैं और क्यों करते हैं? व्हाट इज डायपॉज? हाँ जी, एनीवन? भव्याशी, बताओ क्या होता है डायपॉज? प्लस सर हम सब भूल चुके हैं, रिवीजन ही नहीं किया, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप हमसे पूछोगे, नहीं तो पढ़ के आते हम, है ना? ऐसा ही है ना बेटा? डायपॉज का मतलब होता है इट इज अ फेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। सस्पेंडेड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ये डेवलपमेंट, जब ये अपनी ग्रोथ को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं और एक डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे भाई डायपॉज के। कौन कौन से थे? एनीवन? अरे भाई बताओ तो, कुछ तो बोलो। अच्छा मुझे एक एग्जाम्पल बता दो माइग्रेट वाला। माइग्रेट का एग्जाम्पल कोई तो बता दो कि माइग्रेट कौन कौन करते हैं। हाइबरनेट का कोई बता दो। माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेट करती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेट कर, हाइबरनेशन में से भालू मतलब बियर जाता है, लिजर्ड, फ्रॉग्स। बालू बता रही हो तुम उसको, ठीक है। उसके अलावा ये बताइए आप मुझे, एस्टिवेशन कौन करते हैं? सर स्नेल्स। स्नेल्स एस्टिवेशन करते हैं। ओके, तो डाइपॉज में क्या होता है, हमारे जो जूप्लैंक्टॉन्स हैं, ठीक है, जो जूप्लैंक्टॉन्स होते हैं वो ये काम करते हैं, ठीक है। और करते क्यों हैं भाई? स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से बचने के लिए करेंगे। ये सारी एक्टिविटी क्या है? अडेप्टेशन ही तो है। तो अनफेवरेबल कंडीशन है बाहर, उनसे बचना चाहते हैं तो ये लोग डाइपॉज करेंगे। गॉट इट? उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये थोड़ा सा देखो अलग हटके डोमेन से, कि ग्रीन एल्गा जो होती है ये डीपेस्ट स्ट्रेटा ऑफ ओशियन में क्यों नहीं मिल सकती? बहुत सीधा सीधा सा आंसर है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे। क्यों नहीं फाउंड होती? अरे सर क्योंकि वहाँ प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर नहीं बेटा, सनलाइट नहीं पहुंचती है ना, 500 मीटर से ज्यादा लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। मैक्सिमम अगर वाटर के अंदर पेनिट्रेट करेगी लाइट तो 500 मीटर तक जाएगी, 500 मीटर से नीचे लाइट नहीं पहुंच सकती। आ गई बात समझ में? क्लियर हो रही है बात? यस सर। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंशन हाउ डू बियर एस्केप फ्रॉम स्ट्रेसफुल टाइम इन विंटर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। दिल्ली 2013 में पूछा गया है। कैसे करेंगे भाई? सर हाइबरनेशन। yes, they hibernate, they escape, they hide themselves inside the a particular place and इनका मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत स्लो हो जाएगा। ये अपने मेटाबॉलिक रेट को बहुत स्लो कर लेते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि जो इनका एनर्जी है वो इनके स्टोर्ड जो फैट होते हैं उनसे आती रहती है। ये काम होता है यहाँ पे। उसके अलावा भाई क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, हाउ डू सीड बेयरिंग प्लांट्स टाइड ओवर ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशन। तो सीड बियरिंग प्लांट कैसे अपने आप को हॉट एंड क्या नाम है, ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशन से बचाते हैं? सीड डोरमेंसी।
हाँ जी, सीड डोरमेंसी करेंगे, बिल्कुल, वेरी गुड, सीड डोरमेंट स्टेज में चले जाएंगे। ठीक है, ये भी एक तरीके का आप समझ लीजिए पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी है, इट इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है बाहर, तो इन्हें बचना है, तो ये इस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी में चले जाएंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये फिर से वापस जो है जर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, हाउ डू स्नेल एस्केप स्ट्रेसफुल टाइम इन समर्स, तो दे विल go for estivation. Estivation is what? Summer sleep. ये समर स्लीप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, why are some organisms are called eurythermal and some other are stenohaline? भाई यूरीथर्मल कौन होते हैं, कौन है भाई यूरीथर्मल्स? जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टोलरेट कर सकते हो, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टोलरेट कर पाए और थ्राइव कर पाए, टोलरेट कर पाए एंड थ्राइव कर पाए, उन्हें तो हम कहते हैं यूरीथर्मल। और जो स्टेनोहेलाइन है, ये सैलिनिटी से रिलेटेड कुछ है, तो स्टेनोहेलाइन कौन होते हैं? हाँ जी, सर कौन? नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी वेरी सरवाइव गुड, कर जाते हाँ, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को ही टोलरेट कर सकते हैं या थ्राइव कर सकते हैं, उन्हें हम लोग यूरीहेलाइन कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाई ग्रीन प्लांट्स आर नॉट फाउंड बियॉन्ड सर्टेन डेप्थ इन ओशन, तो वही बात है, सर्टेन डेप्थ ऑफ ओशन में सनलाइट नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से हमारे प्लांट्स वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, मेंशन एनी 2 एक्टिविटीज ऑफ एनिमल विच गेट क्लूज फ्रॉम diurnal and seasonal variation in light intensity। तो आपको 2 एक्टिविटी एनिमल की बतानी है जो डायurnal या सीजनल वेरिएशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी के से। एक तो भाई माइग्रेटरी एक्टिविटी एनिमल्स की लाइट एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है, उसके अलावा फोरेजिंग पैटर्न्स जो होते हैं एनिमल्स के, वो लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके अलावा कुछ एनिमल्स की रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। प्लांट्स के अंदर फोटो पीरियडिज्म है, फ्लावरिंग पैटर्न कब करना है, पीरियडिज्म है, वो डिपेंड करती है लाइट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग अ स्कूल ट्रिप टू रोहतांग पास वन ऑफ योर क्लासमेट सडनली डेवलप्ड एल्टीट्यूड सिकनेस बट शी रिकवर्ड आफ्टर सम टाइम। भाई ये देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये दिल्ली 2016 में पूछा है। मेंशन वन सिम्टम टू डायग्नोज द सिकनेस। इसको हुआ क्या था भाई आशी, क्या हुआ था इस बच्ची को, जो तुम्हारी फ्रेंड थी जिसको रोहतांग पास के ऊपर अल्टीट्यूड सिकनेस हुई, क्या हुआ उसको और रिकवर क्यों हो गई? मैंने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा आपने चैप्टर ढंग से? पढ़ना चाहिए था ना। सर सर वो सबसे पहला बायो का ही था, तो सर और चैप्टर्स को पूरा रिवाइज करने में निकल गया। हाँ जी भव्य, आप बताइए मुझे इसका आंसर, क्या हुआ था ऐसे हाई, इसको एल्टीट्यूड सिकनेस क्यों हुई इसको, जो आपकी फ्रेंड थी? सर ड्यू टू प्रेशर वेरिएशन की वजह से। प्रेशर वेरिएशन की वजह से, और ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन नहीं लैग कर गई थी वहां पे, यस सर। तो इसकी वजह से क्या एल्टीट्यूड सिकनेस हुई होगी उसको? भाई उसको नोजिया हुआ होगा, मतलब वॉमिट जैसी फीलिंग आई, हाँ फटीग हुआ होगा, थकावट सी, हार्ट पेल्पिलेशन हुए होंगे। क्यों? क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक्स। देखिए आप जब भी ये आपका, अगर सपोज दिस इज अ माउंटेन एंड whenever you go up to the altitude, high altitude, the oxygen concentration reduce, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस होगा। एंड उसके अलावा और क्या होगा, ऑक्सीजन तो घटेगा ही घटेगा, प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता चला जाएगा।
ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे नौजिया, वॉमिट जैसी लगेगी, उसके अलावा थकान महसूस करेगा, उसके अलावा क्या होगा, हार्ट पैल्पिलेशंस होंगे, ये सारी चीजें होती हैं। फिर उन्होंने पूछा है व्हाट कॉज द सिकनेस, तो भाई लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजेज द सिकनेस। हाउ कुड शी रिकवर बाय हरसेल्फ आफ्टर सम टाइम, ये बाद में अपने आप कैसे, क्योंकि भाई देखो हमारी जो बॉडी है वो किस तरीके से रिकवर करेगी, हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर कम ऑक्सीजन है तो हम ज्यादा ब्रीद करेंगे, थोड़ा बहुत भी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है उसको वहां से लेने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर। तो जो हमारी सेनेसेंट आरबीसीज होती हैं, जो हमारी खत्म होने वाली हैं आरबीसीज, उनको एक इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन आएगा, पोइटिन। ये हार्मोन आके क्या करेगा, जो मतलब जिनका सेनिसेंस होने वाला है आरबीसी का, उनको बोलेगा कि थोड़े टाइम तक आप सस्टेन करो और आरबीसी का काउंट बढ़वाएगा, मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन और करवाएगा। देखो नाम से पता चल रहा है, इरिथ्रोपोइसिस का, इरिथ्रोसाइट्स का मतलब है आरबीसी, पोइसिस का मतलब प्रोडक्शन। तो आरबीसी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो जितना भी लिमिटेड है उसको हमारे सेल्स तक पहुंचाने में ये जो आरबीसीज है वो रोल प्ले करेंगे, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल बी नो एट नॉर्मल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है कि व्हाई डू द प्लांट्स दैट इनहेबिट अ डेजर्ट आर नॉट फाउंड इन मैंग्रोव्स, गिव रीजन। भाई प्लांट्स जो डेजर्ट में मिलते हैं वो मैंग्रोव्स में क्यों नहीं मिल सकते। भाई बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से, मैंग्रोव के अंदर वाटर और सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। पहली बात तो वहां पे जो सॉइल के अंदर सॉल्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, और वहां पे मैंग्रोव्स के अंदर आपको वाटर भी सफिशिएंट मिलेगा, वाटर भी बहुत ज्यादा होता है। और इनकी मैंग्रोव्स की स्पेशल रूट्स होती हैं, याद हो तो, जिन्हें हम लोग निमेटोफोर्स कहते हैं। निमेटोफोर्स, ये रूट्स ऐसी होती हैं जो सॉइल से वापस बाहर की तरफ आ जाती हैं, ऐसे ग्रो कर जाती हैं बाहर की तरफ। और जो हमारे डेजर्ट वाले हैं प्लांट्स, भाई इनके साथ क्या प्रॉब्लम है डेजर्ट वालों के साथ, कि ये स्टोमेटास होते हैं इनके पास, ठीक है। उसके अलावा स्टोमेटा इनके डीप पिट्स में होंगे। भाई कैंप साइकिल करते हैं ये, रात के टाइम पे ओपन करते हैं और डे के टाइम में स्टोमेटास को ओपन कर लेंगे। उसके अलावा इनके पास थिक क्यूटिकल होती है, इनके पास जो है लीव्स नहीं है। तो ये एडेप्टेबल हैं डेजर्ट वाले, किसमें, डेजर्ट वाले जो जीरोफाइट प्लांट हैं वो डेजर्ट वाली कंडीशन में। जीरोफाइट जो प्लांट हैं वो हमारे एडेप्टेबल हैं किसके अंदर, डेजर्ट वाली कंडीशन के अंदर। और मैंग्रोव्स वाले क्या जाके करेंगे क्या वो। नेक्स्ट इन्होंने बोला हुआ है कि प्लांट्स दैट इनहेबिट अ रेन फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन वेटलैंड। तो वही रीजन है भाई, अडेप्टेशन। क्वेश्चन नंबर 11 वही अडेप्टेशन। भाई जो रेन फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं वहां पे उनको सफिशिएंट वाटर मिल रहा है, वेटलैंड में उनको वो कंडीशंस नहीं मिलेंगे जो उनको रेन फॉरेस्ट में मिलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, मेन बात है एडेप्टेशन की। क्वेश्चन नंबर 12 कि फ्रेश वाटर एनिमल्स को अगर हम लोग मरीन कंडीशन में डाल दें तो वहां पे सरवाइव क्यों नहीं करते हैं, ड्यू टू ऑस्मोलैरिटी प्रॉब्लम। ऑस्मोलैरिटी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे भाई। क्यों, अगर फ्रेश वाटर वाले को मरीन कंडीशन में डालोगे तो इसका एक्सो ऑस्मोसिस हो जाएगा, बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट कंडीशन, ये सारी यही है इसमें, यही सब पूछा गया है लगातार।
Stark is eurythermal, while polar bear is stenothermal. What is the advantage the former had and what is the constant the later has? तो भाई जिनका जो यूरीथर्मल है वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो किसी भी एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर जाएंगे। पोलर बियर्स स्टेनोथर्मल है, मतलब वो उनको कांस्टेंट एक जैसा ही एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो नए एनवायरनमेंट में जाएंगे तो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये इनका कारण है। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कहीं किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप डाउट मुझसे बताइए कि कोई क्वेश्चन है जिसमें डाउट है। बाकी इसके पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस पे आ जाइए। कुछ कुछ क्वेश्चन वाले इस वाले कर लेते हैं, पॉपुलेशन वाले। भाई इन्होंने पूछा हुआ है स्टेट गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 42, ये ऑल इंडिया 2014 में पूछा गया है। गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या बताया गया गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में? इन्होंने बताया है, हाँ जी बताइए। ने कहा था कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज किसी एक सोर्स के लिए compete करेंगी तो फिर जो सुपीरियर वाली होगी वो इंफीरियर वाली को एक्सक्लूड कर देगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट है कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं और वो एक कॉमन सोर्स के लिए कॉम्पीट कर रही हैं, तो जो सुपीरियर स्पीशीज है वो इंफीरियर वन को एक्सक्लूड कर देगी, दिस इज कॉल्ड गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वास्प and comment on phenomena that operates in their relationship। भाई क्या रिलेशनशिप है फिग ट्री और वास्प के बीच में और कौन से फिनोमेना से ये ऑपरेट होता है रिलेशनशिप? क्वेश्चन 44 है। The म्यूचुअलिज्म, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन 45 पूछा हुआ है इन्होंने कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के लिए, एक्सपेंडिंग ग्रोथ दिखाने के लिए आपको एज पिरामिड दिखाना है। तो जहाँ पे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी वहाँ पे कौन सी फेज में ज़्यादा पर्सन मिलेंगे आपको? प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले सबसे ज़्यादा मिलेंगे भाई। प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे, वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव होंगे, फिर उससे सॉरी पोस्ट कह रहा हूँ, रिप्रोडक्टिव वाले होंगे और उनसे कम होंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ऐसी जो जगह है जहाँ पे ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव वाले यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी आगे चल के, और ये आगे चल के जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, तो ऐसे सिग्निफिकेंटली पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन यहाँ पे कहलाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑर्किड का जो मैंगो प्लांट के ऊपर ग्रोथ है वो क्या होती है? हाँ जी, ऑर्किड, हाँ जी। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48, ऑर्किड और मैंगो प्लांट। ऑर्किड जो होते हैं मैंगो प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, तो ये कॉमेंसुलेज में, ये मैंगो प्लांट को कोई बेनिफिट कोई हार्म नहीं है, इसको बेनिफिट है। क्वेश्चन नंबर 47 है भाई, ये थोड़ा सा अलग है। देखो ये बोला गया है कि राइट व्हाट डू फाइटोफेगस, ये टर्म है फाइटोफेगस, इसका मतलब जान लीजिए। फाइटोफेगस इंसेक्ट्स कौन होते हैं? फाइटोफेगस इंसेक्ट वो होते हैं बेटा जो प्लांट्स के सेप के ऊपर फीड करते हो, विच फीड ऑन प्लांट सेप।
एंड अदर प्लांट पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब ये प्लांट्स के ऊपर ही टोटली डिपेंडेंट है, उन्हें हम लोग फाइटोफैगस कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इसमें बोला है कि एक पॉन्ड में 20 हाइड्रेला प्लांट्स हैं, देयर आर 20 हाइड्रेला प्लांट्स। ठीक है, तो थ्रू रिप्रोडक्शन 10 न्यू हाइड्रेला प्लांट्स आर एडेड इन अ ईयर, कैलकुलेट द बर्थ रेट। तो क्या है भाई बर्थ रेट, क्या है यहाँ पे? अगर 20 प्लांट पहले से थे, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन थी, और नए हमारे 10 बने, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 10/20 1/2। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा, देखो ये मैंने क्या बताया था, बर्थ रेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ बर्थ, न्यू बर्थ अपॉन द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। तो ये क्या हो जाएगा 10/20, मतलब 0.2 इंडिविजुअल या 0.2 हाइड्रेला पर ईयर, हाइड्रेला पर ईयर, ये इसका है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन 51 भी दिया हुआ है कि भाई 8 इंडिविजुअल है लेबोरेटरी पॉपुलेशन में 80 फ्रूट फ्लाई की जो डेड हो गए, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 80, डेड कितने हुए 8, तो हमें डेथ रेट निकालना 8/80 हो जाएगा। तो 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई, इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई हमारा डेथ रेट है ना। उसके अलावा कुछ अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं कि जो मजेदार सा हो। क्लाउन फिश और इसके बीच में सी एनीमोन के बीच में तो कॉमेंसलेज में आप जानते हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आप, पैरासिटिज्म और कंपटीशन में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, बताना चाहेगा कोई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अरे कॉमन पॉइंट तो बता ही दीजिए, बड़े पॉइंट मैं बता दूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरासिटिज्म एंड कंपटीशन, बताइए। कंपटीशन में हम्म, देखो पैरासिटिज्म के अंदर क्या होता है, एक क्या नाम है, पैरासाइट होता है, दूसरा होस्ट होता है, दोनों हार्म है। कंपटीशन में दोनों ही हार्म होते हैं। सबसे पहला तो ये है, ठीक है, पहला तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ये है। दूसरा, इसके एग्जांपल्स की बात करें पैरासाइट्स की, जैसे पैरासाइट दो तरीके के हो सकते हैं, एक्टो हो सकते हैं, जैसे लाइसिस हैं, एक्टो पैरासाइट के तौर पे लाइसिस, टिक्स, लीच, लीच, ठीक है, और एंडो पैरासाइट के तौर पे हमारे राउंड वॉर्म, ये सब हो सके, टेप वॉर्म, लिवर फ्लूक्स, ये सब हमारे एंडो पैरासाइट्स हैं। और कंपटीशन के अंदर एग्जांपल क्या हो गया कि जितने भी जैसे हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, दे आर competing फॉर जो grasses, ट्री, ठीक है, ये सब। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द these two competitions. Next, next question, ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है? व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म? हाँ जी, ये बिल्कुल नए टाइप का पैरासिटिज्म है। ये है क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म, जानते हो इसके बारे में? कुकुबर्ड। हाँ जी, कोको बर्ड,
क्या होता है, क्या करती है कुकू बर्ड? सर उसके और क्रो के एग्स होते हैं। नहीं 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 नहीं, देखो सुनिए, ऐसा होगा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो कुकू बर्ड है, द कुकू बर्ड एंड द क्रो, देयर बोथ एग्स नो रिजेंबल ईच अदर, ये एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं। तो इस चीज का फायदा उठाती है कुकू बर्ड। कुकू बर्ड क्या करती है, क्रो का नेस्ट है, ठीक है। अब कुकू क्या करेगी, अपने एग्स को वहां पे छोड़ के चली जाएगी, ठीक है, अपने एग्स को वहां छोड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि जो रिजेंबल कर रहे हैं, तो क्रो सोचेगा ये एग्स हमारे हैं, तो ये इनको क्या करेगा, इंक्यूबेट करेगा, इंक्यूबेट करता है। गॉट इट? तो इसमें कुकू की एनर्जी बच गई ना। अरे भाई, जो जो उसके पेरेंटल केयर में एनर्जी खर्च होनी थी, पेरेंटल केयर में जो एनर्जी खर्च होनी थी वो नहीं होगी। और क्रो भी उसके देखो, दरअसल होता क्या है कि अगर कोई स्पीशीज, अदर स्पीशीज का एनिमल या बर्ड किसी अदर स्पीशीज के नेस्ट के अंदर अपने एग्स को रख देती है, तो उसके इसमें क्या होता है, वो इजेक्ट कर देता है, उनके एग को फेंक देता है, गिरा देता है नीचे, ठीक है, वो रखता नहीं है। लेकिन क्रो बेचारा क्या होता है, वो सोचता है कि नहीं ये तो मेरे ही हैं, और वो कुकू के एग्स को इंक्यूबेट करता है, और जब हैच करने वाले होते हैं तो कुकू आके उसको फिर से मार के भगा देती है वहां से, ठीक है। ये सिलसिला चलता रहता है वहां पे। तो दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म। ये बिल्कुल अलग टाइप का पैरासिटिज्म है बेटा। गॉट इट? एक क्वेश्चन है वो ये वाला 65th, सेक्सुअल डिसीज से पूछा गया है कि मेडिटेरियन जो ओफायरस, ऑर्किड ओफायरस है, वो गारंटी पॉलिनेशन किस तरीके से करता है। तो आपको सेक्सुअल डिसीट एक्सप्लेन करना है कि सेक्सुअल डिसीट क्या होती है। कोई बताना चाहेगा मुझे, व्हाट इज सेक्सुअल डिसीट? हाँ जी, तनीषा, आशी, ये तो मैंने बताया है भाई। मुकुल, बता दो व्हाट इज सेक्सुअल डिसीट। भव्या, सर जो प्लांट होता है वो फीमेल बी की तरह अपने आप को, मतलब वो अपीयर करता है फीमेल बी की तरह, तो मेल भी उससे अट्रैक्ट होकर वहां पर सूडो कॉपुलेशन करता है। तो ओके उससे पोलन ग्रेन्स उस पर अटैच हो जाते हैं उस और दूसरे प्लांट पर जाकर वो रिलीज कर देता है। ओके ओके, ठीक है। तो सेक्सुअल डिसीट में होता क्या है कि जो मेडिटेरियन, जो हमारा ओफायरस प्लांट है, इसने क्या किया है, अपने आप को इस तरीके से क्या किया है, मतलब अडेप्ट किया है, अपने अंदर इस तरीके के चेंजेस लाया है मॉर्फोलॉजिकल, कि वो क्या करता है, वो हमारा मतलब इट अपीयर्स और इट रिजेंबल्स लाइक फीमेल बी। उसके जो पेटल्स हैं, उसके पैटर्न ऐसे लगते हैं जैसे फीमेल बी के हैं। तो मेल क्या करेगा, उसके चक्कर में वहां पे जाता है एंड फीमेल से अट्रैक्ट होकर, और वहां पे वो उससे सीडो कॉपुलेट करता है। तो सीडो कॉपुलेशन के दौरान में होगा क्या कि वहां पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसकी बॉडी में स्टिक हो जाएंगे, और फिर बाद में वो अदर फ्लावर के पास जाएगा सीडो कॉपुलेट करने, तो वहां पे भी स्टिक हो जाते हैं। तो ये काम होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से बता दूं? हाँ देखिए, मतलब यही। हाँ हाँ, मैं चलो मैं ढंग से बता देता हूँ। देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेक्सुअल डिसीट। तो यहाँ पे क्या होगा सेक्सुअल डिसीट के अंदर, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक प्लांट होता है, उस प्लांट का पूरा नाम तो हम पूरा ही लिखते हैं एक्चुअल में, दैट इज मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफायरस। OPHRYS होता है, मैं हमेशा पहले वाई लगा देता हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम रही है ये। तो ये जो ओफायरस है, ये क्या करता है, इसके जो फ्लावर्स हैं, उनका जो पेटल है, इट रिजेंबल
इट रिजेंबल लाइक फीमेल बी, फीमेल बी जैसा दिखता है वो। ठीक है, तो होगा क्या कि जो मेल बी है, मेल बी आएगा और इसके साथ एक्चुअल में वो है क्या फ्लावर का पेटल, बट मेल बी के लिए ये क्या लगता है उसे, फीमेल बी, तो वो इससे अट्रैक्ट होके आता है और इसके साथ सूडो कॉपुलेट करता है। ठीक है जी। अब सूडो कॉपुलेशन के दौरान में होता क्या है कि जो हमारा ये फ्लावर है, ये फ्लावर इस मेल बी के ऊपर अपने पॉलेंस ट्रांसफर कर देता है। अब मेल बी बेचारा क्या करता है कि चलो उसे लगता है कि नहीं ये तो फीमेल है ही नहीं, वो फिर दूसरे फ्लावर के पास जाता है, वो भी इसी तरीके से जो है फीमेल बी की तरह दिख रहा है क्या एक्चुअल में वो फ्लावर है, बट इट अपेयर लाइक अ फीमेल बी। फिर मेल बी पॉलन लेके इसके पास चला जाता है, तो यहाँ पे पॉलन ट्रांसफर हो जाता है, तो गारंटेड पॉलिनेशन होता है यहाँ पे। तो इस तरीके के मैकेनिज्म जिसमें जो आपके फीमेल प्लांट है वो उसके जो फ्लावर्स हैं वो रिजेंबल कर रहे हैं फीमेल बी की तरह, और मेल बी से अपना पॉलिनेशन करवा रहे हैं विदाउट गिविंग एनी रिवॉर्ड। दरअसल होता क्या है कि जो बहुत सारे प्लांट्स हैं वो पॉलिनेशन करवाते हैं तो वापस इन रिटर्न रिवॉर्ड देते हैं, रिवॉर्ड के तौर पे पॉलन हो, उसके अलावा नेक्टर हो, या सेफ सेफ प्लेस प्रोवाइड करें एग ले करने के लिए, ओवी पोजीशन कहते हैं इस चीज को, ओवी पोजीशन कहा जाता है। बट ये कुछ भी नहीं देता है इन रिटर्न, उसके साथ बेचारे के साथ डिसीट मतलब धोखा कर रहा है वो। दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड सेक्सुअल डिसीट बेटा। गॉट इट आशी? यस यस सर। हाँ जी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसी स्पेशल एडेप्टेशन क्या है जो पैरासाइट्स ने इवॉल्व किए हैं? एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट्स, बताइए ऐसी क्या स्पेशल एडेप्टेशन है पैरासाइट्स की जो जिसकी वजह से पैरासाइट्स जो हैं ज्यादा सरवाइव कर पाती हैं किसी के अंदर? हाँ जी बताइए। सर उनका लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होता है। चलो आपने बता दिया कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। दूसरा, ये इन्होंने अपने सेंस ऑर्गन को लॉस कर दिया है, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन। ठीक है, उसके अलावा इनके पास एडहेसिव ऑर्गन्स हैं, दे हैव एडहेसिव ऑर्गन्स, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं अपने होस्ट पे क्लिंग कर जाते हैं, क्लिंग ऑन होस्ट। ठीक है जी। उसके अलावा द प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सकर्स। हाँ वही एडेसिव यही है, सकर्स, सकर्स यही तो हाँ एडेसिव, हाँ सकर्स यही है बेटा, हुक्स एंड सकर्स यही है, एडेसिव ऑर्गन है ये। और उसके अलावा इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम ने। नो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये बॉडी के किसी भी सरफेस से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये सब हमारी एडेप्टेशन है पैरासाइट्स की, जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल ज़्यादा बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ग्रोथ मॉडल के ऊपर है और ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। 69 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो इन्होंने दिया हुआ है स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ग्राफ दिया हुआ है इन्होंने, तो इन्होंने बोला है ये ग्राफ दे दिया भाई, ये हो गया एक्सपोनेंशियल, ये हो गया कैरिंग कैपेसिटी, ये हो गया लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन है सबसे पहला कि द कर्व बी डिस्क्राइब्ड, ये वाला बी है और ये ए है,
तो उसको डिस्क्राइब किया गया है एक इक्वेशन से, dn बाई डी टी इक्वल टू आर एन, और इसमें लिखा हुआ k माइनस एन अपॉन के। ठीक है, मतलब ये लॉजिस्टिक मॉडल की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज k स्टैंड फॉर? k इज व्हाट? कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। एंड मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है k की? भाई ये बताता है कि हमारे जो नेचर है या इकोसिस्टम है या कोई भी सिस्टम है, वहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड है। तो उन कैरिंग कैपेसिटी को पार नहीं कर सकती कोई भी पॉपुलेशन, कैरिंग कैपेसिटी तक ग्रो करेगी, और हमारे ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज वो उस कैरिंग कैपेसिटी के नीचे ही रहेगी। ये जो लाइन लगाई है मैंने, ये के लाइन है, ये लाइन के है। इसमें पूछा गया सेकंड पार्ट, विच वन ऑफ द टू कर्व कंसिडर्ड एज मोर रियलिस्टिक? तो कर्व बी इज कंसिडर्ड एज मोर रियलिस्टिक बिकॉज इट इज शोइंग लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड एक पर्टिकुलर इन्होंने दिखाया है कि हाँ एक पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सब कुछ इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर वे में दिखाया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि which curve would depict the population of species deer if there is no predator in the habitat? Why it is so? भाई अगर हैबिटेट में प्रेडेटर नहीं रहेगा तो भी हमारा कर्व भी ही है। देखो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, देखो इसका आंसर जो है दो तरीके से हो सकता है। कई बुक्स में आपको इसका आंसर कर्व ए भी मिल सकता है। उन्होंने ये सोच के बताया कि अगर प्रेडेटर नहीं रहेंगे तो डियर की पॉपुलेशन राइज करती चली जाएगी। लेकिन एक बात बताओ भाई, ग्रास लिमिटेड है ना, बेशक डियर की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाए, अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि प्रेडेटर नहीं रहा, डियर बहुत ज्यादा बढ़ गए, ड्रास्टिकली इंक्रीज कर गए, लेकिन ग्रास तो लिमिटेड है। एक लेवल तो ऐसा आएगा जब ग्रास के लिए इनके बीच में कंपटीशन होगा और इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, तो ऐसा तो होगा। तो कर्व बी ही मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जब प्रेडेटर नहीं रहेगा तो ये धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली बड़े होंगे, पहले लेग फेज में जाएंगे, फिर एक्सपोनेंशियल फेज में जाएंगे, और फिर उसके बाद एक स्टेज आएगी जब स्टेशनरी हो जाएंगे, उसके बाद नहीं ग्रो करेंगे। लेकिन कई बुक्स में कर्व ए भी आंसर हो सकता है। ठीक है जी, और मेरे हिसाब से कर्व बी है, क्योंकि ग्रास भी लिमिटेड है और स्पेस भी लिमिटेड है। ये अनलिमिटेड नहीं बढ़ सकते, इनफिनाइट डियर्स नहीं बन जाएंगे, क्योंकि उनको फिर फुलफिल करने के लिए उन नीड को ग्रास भी तो और स्पेस भी तो उतना होना चाहिए ना भाई। तो ये है सर बट अगर ये बोर्ड्स में आया तो फिर क्या आंसर होगा? भाई, अकॉर्डिंग टू बुक जो दिया हुआ है वो तो कर्व ए दिया हुआ है, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, लेकिन मेरे हिसाब से कर्व बी है। अब आपके ऊपर है, आप अगर कर्व ए लिखना चाहें, अगर बुक के हिसाब से चलेंगे तो कर्व ए, और बाकी एक दो तीन चार सोर्सेज से इसे पता करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि मेरे आप लॉजिकली सोचिए ना, लॉजिकली सोचिए कि डियर पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी को पार कर सकती है? भव्या मुझे बताओ, आप कोई भी पॉपुलेशन नहीं। नहीं कर सकती ना, तो फिर कर्व ए कैसे आंसर हो जाएगा? मतलब इन्होंने दिया हुआ है किताब में, मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ बुक में इट इज गिवन कर्व ए, बट द करेक्ट ऑप्शन इज कर्व बी। और आप इसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन लिख दीजिएगा ना अपना लॉजिकल सा, तो ओके मेरे, सर। हाँ जी। और बाकी एक काम करिएगा, आप इंटरनेट पे और अदर बुक्स में एक बार खंगालिएगा, इस चीज को थोड़ा देखिएगा, तो आपको सही आंसर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है फिर से इसी टाइप का, देखो कर्व वाला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 75 पे आ जाइए। फिर से इन्होंने वही बताया, ये ग्राफ है, ये कैरिंग कैपेसिटी है, ये बना दिया है ए कर्व जे शेप वाला,
एक्सपोनेंशियल के लिए, और दूसरा वाला कर्व बन गया है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए, बी वाला। तो एक बात बताइए, राइट द स्टेटस ऑफ फूड एंड स्पेस। तो ए वाले कंडीशन में अनलिमिटेड है फूड एंड स्पेस, ठीक है जी, और बी वाले के लिए लिमिटेड है फूड एंड स्पेस। बी, ये तो ए ऑप्शन था, बी का आंसर क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर विच ऑफ वन ऑफ द टू कर्व वुड अप्रोक्सीमेटली डिपिक्ट द प्रे पॉपुलेशन। तो इन्होंने यहाँ पे फिर से वही कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन लेके आ गए हैं सामने कि कौन सा कंडीशन बनेगी। तो मेरे हिसाब से आंसर जो होगा वो फिर से बी ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कौन सा कर्व है जो प्रे की पॉपुलेशन को डिपेक्ट करेगा? बुक बोलेगी कि ए है, क्यों? प्रेडेटर खत्म हो गया तो प्रे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इनेट पोटेंशियल थोड़ी ना यार ऐसे बढ़ाएगा भाई। एक लेवल तो ऐसा आने वाला है ना जहाँ पे ग्रास भी लिमिटेड हो जाएगी, तो लिमिटेड हो जाएगी, उसके बीच में ग्रासेस के लिए कंपटीशन चालू हो जाएगा, कंपटीशन चालू हो जाएगा तो जो हमारे प्रे हैं वो भी तो मरेंगे ही मरेंगे ना, आज कोई भी फूड सोर्स है वो इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा। नेक्स्ट सी वाला पार्ट पूछा हुआ है कि टाइम हैज बीन शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड देयर इज अ पैरेलल डॉटेड लाइन अबव इट, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट डॉटेड लाइन बाय सी जो है इट इज कैरिंग कैपेसिटी दैट इज के, और इसका सिग्निफिकेंस ये है, इसमें ये बताया गया है कि a species cannot go beyond the carrying capacity of any ecosystem या any environment। आगे बात समझ में, उससे बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड कोई स्पीशीज जाके ग्रो नहीं कर सकती। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। फिर देखो और क्वेश्चंस, भाई क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। हाँ तो नेट पे भी अगर कर्व बी आंसर आ रहा है तो बेटा कर्व बी ही आंसर इसका करेक्ट है, क्योंकि कई बुकों में मिलेगा आपको जो है ए कर्व मिलेगा, लेकिन अगर कर्व बी ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो कर्व बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। इस क्वेश्चन में इन्होंने वो वाला बता रखा है, पॉपुलेशन को कैसे घटती है बढ़ती है, नेटलिटी मॉर्टेलिटी वाला बता रखा है इन्होंने। तो ये वाला डायग्राम बनाया हुआ है, ये इमिग्रेशन हो रहा है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये मॉर्टेलिटी है, इधर इमिग्रेशन है, इधर इमिग्रेशन है, इधर नेटलिटी है, immigration and natality increasing the population, immigration and mortality decreasing the population। तो इन्होंने बोला है कि स्टडी द फ्लो चार्ट गिवन बिलो एंड कंप्लीट द इक्वेशन दैट फॉलोज बाय आइडेंटिफाइंग 1, 2, 3 एंड 4। तो भैया बताओ क्या होगा? इन्होंने इक्वेशन दे रखी है ये, तो ये हो जाएगी nt+1 इज इक्वल टू nt प्लस b प्लस आई माइनस आपका d प्लस ई, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इमिग्रेशन को आई से दिखाते हैं, नेटलिटी को बर्थ रेट बी से दिखाते हैं, मोर्टेलिटी को डेथ रेट से दिखाते हैं, इमिग्रेशन को ई से दिखाते हैं, है ना। तो ये हमारी कर्व बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि मेंशन द डिफरेंट वेज बाय विच द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कैन बी मेजर्ड।
भाई कौन कौन से तरीके हैं हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने के लिए, बताइए सब भाई। बर्थ रेट रेट। नहीं 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 नहीं, गलत, आप गलत बोल रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को किसी एरिया में निकालना चाहते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड। हम लोग एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी को ऐसे निकाल सकते हैं कि एक एक मैंने बताया था आपको बायोमास डेंसिटी, याद कीजिए। बायोमास डेंसिटी में मैंने बताया था कि 200 पार्थेनियम ट्री एक तरफ है और एक ह्यूज बनियन ट्री एक तरफ है। तो बनियन ट्री जो है बायोमास में इन 200 पार्थेनियम ट्री से ज़्यादा होता है, बताया था, याद कीजिए। और उसके अलावा अगर बड़ी कोई पॉपुलेशन है तो उसके केस में हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं। कैसे? एक तो फिशेस को अगर निकालना है तो नंबर ऑफ फिशेस पर ट्रैप, नंबर ऑफ फिशेस पर ट्रैप निकालेंगे। एक ये मेथड बताया था। टाइगर की सेंसस पॉपुलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पग मार्क्स को गिनते हैं और साथ में उनके फीकल पैलेट्स को गिनते हैं। ये सारी चीजें हैं जो हम निकालते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेथड्स। और बताइए क्वेश्चंस, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, ऐसा ही है वो भी। इसमें बोला गया है एक्सप्लेन द इक्वेशन एनटीए एंड नॉट डायग्राम, मेंशन द डिफरेंट वे बाय विच पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कैन बी मेजर्ड। यही यही सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। फिर इन्होंने आ जाते हैं हम लोग पॉपुलेशन 92 के ऊपर। बाकी सारे क्वेश्चंस एक बार लगा के देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा ना तो मेरे से पूछिएगा जरूर। आप एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में इन्होंने बोला हुआ है यह है एक स्पीशीज ए, यहाँ पे है स्पीशीज बी और नाम दे रखा है यहाँ पे इंटरेक्शन का, और वो नाम गायब किए हुए हैं। तो अगर माइनस और जीरो है तो क्या हो जाएगा भाई, ये अमेंसलिज्म। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं इजी इजी से। प्लस और जीरो है तो क्या हो जाएगा, कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म, ठीक है। दोनों माइनस हैं तो क्या हो जाएगा भाई, कंपटीशन। कंपटीशन। फिर अगर प्लस प्लस है तो म्यूचुअलिज्म या प्रोटो कॉर्पोरेशन, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। अगर एनसीईआरटी में पूछा है तो म्यूचुअलिज्म ही है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्लस और जीरो, ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा मैंने प्लस और जीरो पहले कर दिया है, ये प्लस और माइनस होगा। तो ये प्लस और माइनस या तो प्रेडेशन में हो सकता है या पैरासिटिक। पैरासिटिक। हाँ जी, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम, ठीक है। आपको सबको बताना है भाई, एमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म, कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन या पैरासिटिज्म। आपको हर कंडीशन को एक एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज। तो जो इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, ग्रोथ मॉडल के ऊपर पक्का एक रखा हुआ क्वेश्चन है। ग्रोथ मॉडल्स भाई साहब पक्का एक 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब जरूर आएगा। आ गई बात समझ में? पॉपुलेशन इंटरेक्शन से क्वेश्चन जरूर आएगा। इनमें पॉपुलेशन इंटरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा भाई ये जो स्टेनोथर्मल और यूरी थर्मल वाला जो है ना, शुरुआत वाला पार्ट है, स्टेनो और यूरी वाला जो पार्ट है, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, 1 या 2 नंबर के आते हैं।
एक कन्फॉर्मर रेगुलेटर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं रेगुलेटर वाले। ये लास्ट ईयर के मैं बता रहा हूँ, 3-4 साल से जो चल रहा है पैटर्न। और उसके अलावा एडेप्टेशन के ऊपर आ जाते हैं, ये वाइवा में भी पूछा जाता है। एडेप्टेशन का एक एक्सपेरिमेंट भी है आपकी किताब में, अभी जब स्कूल खुलेंगे तो आपको करवाया जाएगा। तो वाइवा में बहुत पूछते हैं इस सब पार्ट को, क्योंकि वाइवा जब हम लेते हैं और हमने देखे हैं वाइवा अपने बच्चों के होते हुए, तो अडेप्टेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती हैं, स्पेशली जीरोफिटिक प्लांट वाला, जीरोफाइट वाला जो डेजर्ट वाला प्लांट है, वो कंडीशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और यही एक जो पार्ट हैं जो इसके फेवरेबल हैं, जिनसे क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एक ये अडेप्टेशन में वो वाला, ये रेस्पॉन्सेज में आते हैं क्वेश्चन कभी कभार। रेस्पॉन्सेज में कौन कौन से, वही कि हाइबरनेशन, एस्टिवेशन कभी पूछ लिया, एलन रूल पूछ लिया, फिर वो सरफेस टू वॉल्यूम वाला जो क्वेश्चन है वो आ जाता है। These are the parts which can be asked frequently inside the board examination। तो इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेबल हैं, ये टॉपिक्स बहुत फेवरेबल हैं बोर्ड्स के लिए। नहीं तो आप एक काम और करिएगा, अभी क्वेश्चन जब ये पूरे लगाइएगा प्रीवियस ईयर, तो उसमें देखिएगा कि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। और दूसरी बात, अभी सैंपल पेपर अभी आ जाएंगे थोड़े टाइम में, तो सैंपल पेपर में भी देखना, इनके क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेंगे, गारंटेड श्योर हूँ मैं इस बात की, क्योंकि ये पैटर्न चलता आ रहा है। गॉट इट। तो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप घर पे बैठ के सॉल्व करिएगा, एक बार सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करिएगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ क्वेश्चंस क्या हैं क्या नहीं है। और फिर अगर नहीं होते हैं तो मुझे बताइएगा, ठीक है बेटा। तो